नागर शैली। हम पढ़ रहे हैं नागर शैली के बारे में। हमने ये बताया कि प्राचीन भारत में मंदिरों का निर्माण जो है वो 3 शैलियों में हुआ। प्राचीन भारत में मंदिरों के निर्माण की 3 शैलियाँ थी, नागर शैली, द्रविड़ शैली और बेसा शैली। हम जो इस समय पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं नागर शैली के बारे में। और हम नागर शैली के बारे में ये देखेंगे कि नागर शैली जो है वो उसका क्षेत्र क्या था, कहाँ पर इसका विकास हुआ, कहाँ कहाँ पर इसका उदय हुआ, फिर मंदिर के अंग क्या है। इसी के आधार पर हम देखेंगे कि नागर शैली के कौन कौन से अंग है, उसकी क्या विशेषता है। फिर नागर शैली के मंदिरों की विशेषता देखेंगे कि नागर शैली के मंदिरों की क्या क्या विशेषताएं। फिर नागर शैली के मंदिरों का निर्माण, उसका क्षेत्र कहाँ कहाँ हुआ, कौन कौन से मंदिर है, किस किस के संरक्षण में, कौन कौन से राजाओं के संरक्षण में नागर शैली के मंदिरों का विकास हुआ, उसके बारे में देखेंगे। तो नागर शैली के बारे में जो है हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे ये बारे कि नागर शैली के बारे में ये चीज़ें पढ़ेंगे अपन। मंदिर के अंग कि पहले देखेंगे कि किसी भी मंदिर के अंग क्या होते हैं, क्योंकि मंदिर के अंग जब देखेंगे उसी के बाद में जो है हम ये देख पाएंगे कि कौन सी नागर शैली का है और कौन सा द्रविड़ शैली का। फिर नागर शैली का क्षेत्र कहाँ कहाँ पर विकास हुआ है, नागर शैली की विशेषता ये देखेंगे, और प्लस नागर शैली के मंदिर कौन कौन से उसके बारे में देखेंगे। तो 1 बाय 1 अपन चल रहे हैं। तो पहले अपन देख रहे हैं कि मंदिर के अंग क्या क्या होता है, इसके बारे में देख रहे हैं अपन। तो मंदिर के अंगों के बारे में देख रहे हैं। मंदिर के अंग, तो मैंने बताया मंदिर के अंगों में बहुत सारे नाम हैं। अगर आप नाम देखें, मैंने पहले भी बताया है मंदिर के अंगों के बारे में नाम जो है, एक तो होता है गर्भगृह, मंदिर का होता है गर्भगृह। एक होता है प्रदक्षिणापथ। एक होता है जो है मंदिर के बारे में जो है वो होता है शिखर। एक होता है आमलक। एक होता है कलश। एक होता है मंडप। एक होता है जो है अंतराल। इसके अलावा और नाम जो है वो होता है अर्धमंडप। इसके अलावा एक होता है प्रवेश द्वार। इसके अलावा एक होता है चबूतरा। ठीक है, इसको देखिए। ये मंदिर की, किसी भी मंदिर का जब आप जाओगे तो उसके ये भाग मिलेंगे। जैसे स्तूप के भाग मान लीजिए वेदिका होती है, मेहदी होती है, उसके परिक्रमा पथ जिसको प्रदक्षिणा पथ बोलते हैं वो होता है। इसके अलावा अंड होता है, हर्मिका होती है, छत्रप होता है, ये उसके भाग होते हैं। वैसे ही एक मंदिर के ये भाग होते हैं। इसको अगर अपन नक्शे में देखें तो नक्शे में अपन ये देख पाएंगे कि कौन कौन से मंदिर के कौन कौन से भाग है। अभी मैं बता देता हूँ आपको यहाँ पर लिख करके, फिर समझा दूंगा कि मंदिर के कौन से भाग। ये तो हो गया जिसके ऊपर ये मंदिर बना हुआ है पूरा का पूरा। ये हो गया चबूतरा। इस चबूतरे को जो है वो जगती भी बोलते हैं, अधिष्ठान भी बोलते हैं। चबूतरे को जगती वह अधिष्ठान बोलते हैं, अधिष्ठान। ये जो है ये होता है गर्भगृह। ये जो होता है ये होता है गर्भगृह होता है। ये हिस्सा है ये होता है, इसको बोलते हैं शिखर। ये हिस्सा होता है ये होता है आमलक। और इसका ये जो हिस्सा होता है ये होता है कलश। इसका ये जो हिस्सा है इसको बोलते हैं अपन मंडप। इसके बीच का जो ये हिस्सा है यहां से लेकर के ये जो हिस्सा है इसको बोलते हैं अपन अंतराल। यहां जो है इसको बोलते हैं अपन अर्धमंडप। यहां जो है ये होता है इसका प्रवेश द्वार को अपन तोरण भी बोलते हैं और उसको गोपुरम भी बोलते हैं। अब देखिए इसको, ये जो चारों तरफ होता है ये इसके चारों तरफ जो है इस तरह से गोल आकृति का परिक्रमा पथ होता है, इसको बोलते हैं प्रदक्षिणा पथ। अब देखिए ये नागर शैली को समझने के लिए जरूरी है कि मंदिर के भागों को समझा जाए कि एक मंदिर के कौन कौन से भाग होते हैं।
तो सिंपली मैंने पहले भी बता दिया है पहले वाली क्लास में, और दोबारा उसको यहाँ बता रहा हूँ शॉर्ट में जो है कि मंदिर के ये भाग होते हैं। अब देखिए कि गर्भगृह, मंदिर का वह भाग जहाँ पर मुख्य देवता की मूर्ति स्थापित होती है उसको बोला जाता है गर्भगृह। कि मंदिर का वह भाग जहाँ पर मुख्य देवता की मूर्ति स्थापित होती है वो कहलाता है गर्भगृह। दूसरा, गर्भगृह के चारों ओर जो परिक्रमा पथ होता है उसको बोलते हैं परिदक्षिणा पथ। ठीक है। गर्भगृह के ऊपर, इसी गर्भगृह के जस्ट ऊपर जो आकृति होती है, जो छत होती है, अगर वो समतल है तो समतल छत हो गई, अगर वो इस तरह की आकृति की बनी हुई है तो उसको बोलते हैं शिखर। दक्षिण भारत में द्रविड़ शैली में उसको बोलते हैं विमान, क्योंकि पिरामिड नुमा होता है इसलिए जो है। तो यानी कि गर्भगृह के जस्ट ऊपर ये जो आकृति है यहां से यहां तक, इसको बोलते हैं शिखर। शिखर के ऊपर ये जो हिस्सा होता है इसको बोलते हैं आमलक। ये जो दिख रहा है आपको चक्री सी, ये आमलक, और ये जो ऊपर का हिस्सा होता है ये होता है कलश। ठीक है। फिर आगे चलते हैं अपन कि गर्भगृह के सामने ये जो स्तंभ युक्त आधारित बरामदा है इसको बोलते हैं मंडप। कि गर्भगृह के सामने स्तंभ युक्त बरामदा, स्तंभ आधारित बरामदा जो है जहां पर नृत्य, संगीत, सभा कुछ भी होती है, उस प्रार्थना सभा, उसको बोलते हैं मंडप, जो स्तंभों पर आधारित होती है। ये देखिए ये पिलर है ऐसे बहुत सारा। फिर इस गर्भगृह के और इस मंडप के बीच में ये जो हिस्सा होता है, जो जगह होती है, इसको बोलते हैं अंतराल। तो गर्भगृह और मंडप के बीच का जो स्थान है उसको बोलते हैं अंतराल। फिर मंडप के जैसा ही दूसरा मंडप होता है लेकिन वो छोटा होता है, उसमें पिलर भी कम होते हैं और वो छोटा होता है, उसको बोलते हैं अर्ध मंडप। तो वो क्या कहलाता है? अर्ध मंडप कहलाता है ये वाला। फिर यहां पर किसी भी मंदिर के प्रवेश होता है, बिना प्रवेश के तो एंट्री कर नहीं सकते मंदिर में, तो प्रवेश द्वार होगा। तो उत्तर भारत में उसको बोलते हैं तोरण, और दक्षिण भारत में उसी को बोलते हैं गोपुरम, जो कि बहुत बड़े होते हैं, अभी देखेंगे आगे। तो नागर शैली में तोरण बोला जाता है और इसमें जो है गोपुरम बोला जाता है। और प्लस जिसके ऊपर मंदिर बना होता है वो होता है चबूतरा, कि सबसे पहले मंदिर जो है वो चबूतरा होगा, चबूतरे के ऊपर मंदिर बनेगा। उस चबूतरे को बोला जाता है कला की भाषा में जगती और अधिष्ठान। तो जगती और अधिष्ठान, तो इस प्रकार ये मंदिर के भाग है। मंदिर के अंग जो है इस तरह से होते हैं, आप समझ लीजिएगा इसको कि कौन सा मंडप है, मंडप किसे कहते हैं, और कलश क्या है, आमलक क्या है, ये मैंने पिछली क्लास में बताया भी आपको। ये जो है अलग से मैंने बता दिया। क्यों? क्योंकि नागर शैली को समझने के लिए मंदिर के अंगों को जानना बहुत जरूरी है। या आपने मंदिर के मोटे मोटे अंगों को जान लिया कि ये चबूतरा है, ये गर्भगृह है, ये चारों तरफ प्रदक्षिणा पथ है, ये ऊपर शिखर है, छत है, इसको शिखर बोलते हैं उत्तर भारत में, ऊपर जो है आमलक है, ये कलश है, ये सामने मंडप है, मंडप के दोनों के बीच में अंतराल है, ये अर्धमंडप है, ये प्रवेश द्वार है जिसको तोरण और गोपुरम कहते हैं, और ये चबूतरा जिसको जगती और अधिष्ठान बोलते हैं। अब इसी आधार पर अपन नागर शैली को देख रहे हैं। तो ये तो हो गया नागर शैली। अब देख रहे हैं नागर शैली का क्षेत्र और विस्तार। इसका मतलब ये हुआ कि नागर शैली के मंदिरों का निर्माण कहाँ हुआ। तो सीधे सीधे अर्थ बात है कि उत्तर भारत में मंदिर निर्माण की शैली को क्या कहा जाता है? नागर शैली। इसका मतलब कि नागर शैली का विकास क्षेत्र और विकास विस्तार जो है वो कहां पर था? उत्तर भारत में। इसका मतलब अगर नक्शे में आप यूं देखोगे, यूं, तो ये जो उत्तर भारत है, इधर के सारे मंदिर जो है उत्तर भारत, ये सारे मंदिर जो है कौन सी शैली में थे? नागर शैली में। तो मतलब नागर शैली का क्षेत्र और विस्तार क्या होगा? पूरा उत्तर भारत हो गया, हिमालय से लेकर के विंध्य पर्वत तक, और इधर जो है पश्चिम में जो है, चाहे अफगानिस्तान से मान लीजिए आप, चाहे गुजरात से, और इधर बंगाल पूर्वी क्षेत्र तक हो गया, बंगाल, उड़ीसा, बांग्लादेश इत्यादि तक हो गया। तो यानी कि संपूर्ण उत्तर भारत में, तो क्षेत्र क्या हो गया कि संपूर्ण उत्तर भारत, संपूर्ण उत्तर भारत में, उत्तर भारत में नागर शैली थी, में मंदिरों के निर्माण की शैली, मंदिरों के निर्माण की शैली, निर्माण की शैली नागर शैली थी। नागर शैली मतलब क्षेत्र और विस्तार का मतलब हो गया कि नागर शैली के मंदिरों का निर्माण कहाँ किया गया? तो पूरा का पूरा उत्तर भारत, हिमालय से लेकर के विंध्य पर्वत तक, ये जो क्षेत्र है यहाँ पर पूरी नागर शैली के मंदिरों का निर्माण हुआ। तो यही लाइन देख लीजिए पहले, फिर आगे चलते अपन। नागर शैली क्षेत्र विस्तार। उत्तर भारत में मंदिर निर्माण की शैली को नागर शैली कहा जाता है। तो उत्तर भारत में मंदिर, इसका मतलब मंदिर नागर शैली का विकास कहाँ हुआ? उत्तर भारत में हुआ। उत्तर में हिमालय से लेकर के मध्य भारत में विंध्य पर्वत के मध्य तक
भारत के मंदिरों का निर्माण नागर शैली में किया गया। तो हिमालय से लेकर के विंध्य पर्वत तक जो है वो मंदिर निर्माण की शैली क्या कहलाती है? नागर शैली कहलाती है। अब देखिए आप, यह है नागर शैली का महत्वपूर्ण पार्ट, क्योंकि इसी आधार पर हम द्रविड़ शैली को समझेंगे, इसी आधार पर जो है वो बेसर शैली को समझेंगे। तो आखिर नागर शैली के मंदिरों की क्या क्या विशेषता है, इसके बारे में अपन देख रहे हैं कि नागर शैली के मंदिरों की विशेषता क्या क्या है, इसको देखने जा रहे हैं। तो नागर शैली के मंदिरों की विशेषता देख लीजिए, अभी आपको लिखा हुआ मिल जाएगा बहुत सारी जगह पर, जो है मैं बोल करके बता रहा हूँ कि नागर शैली के मंदिरों में क्या क्या होता है। ये देख लीजिए, पहले एक तो होता है, पहली बात नागर शैली के मंदिरों की विशेषता जो है, पहली बात ये हो गया कि एक हो गया वर्गाकार गर्भगृह, वर्गाकार गर्भगृह। इसका मतलब ये हो गया कि जो गर्भगृह जहां मंदिर का मुख्य वो बनेगा वो हो गया वर्गाकार। इसको वर्गाकार का मतलब चारों भुजाएं बराबर हो, उसको बोलेंगे वर्गाकार। तो एक विशेषता हो गई नागर शैली की कि वर्गाकार गर्भगृह, कि जो गर्भगृह जहां मुख्य देवता की मूर्ति स्थापित है, जिस जगह वो वर्गाकार बना होगा वो उसको बोलते हैं वर्गाकार गर्भगृह। दक्षिण भारत में जब चलेंगे वहां पर वर्गाकार नहीं होगा, वहां पर वर्गाकार और प्लस आयताकार होगा। अभी आगे चल रहे हैं। दूसरी विशेषता क्या है इसकी, जो है नागर शैली के मंदिरों की, अभी सभी एक जगह मिल जाएगी आपको, जो है दूसरा जो है दूसरी विशेषता जो है वो हो गया छत, समतल छत या रेखीय शिखर। अब देखिए, छत या तो यूं होगी समतल, किसी भी इस तरह की छत होगी, समतल छत होगी, या शिखर जो है वो यूं होगा, यूं करके यूं रहेगा वो, मान लीजिए ये तिकोना या यूं होगा या यूं होगा इसको। तो ये तीन तरह की आकृति हो सकती है त्रिकोणीय, जो इसको बोलते हैं रेखीय शिखर। तो यानी कि समतल, यानी कि मंदिर की छत या तो समतल होगी या प्लस ऐसे त्रिकोण टाइप की होगी, या यूं ऐसा होगी, तो वो हो गया या तो यूं होगी छत, या ऐसे त्रिकोण होगी, या यूं करके होगी। तो ये जो त्रिकोण इस तरह की आकृति है इसको बोलते हैं रेखीय शिखर। तो ये शिखर शब्द जो है ये नागर शैली का शब्द है। तो रेखीय शिखर ये हो गया शिखर। गर्भगृह कैसा होगा? वर्गाकार गर्भगृह होगा। अब देखिए आगे जो है, आगे चल रहे अपन, कलश एवं आमलक। कलश हुआ है आमलक। तो कलश यानी कि मैंने बताया अभी आपको कि मंदिर का सबसे ऊपरी भाग जो होता है जहां पर कलश होता है वो तो होता है कलश। ये दक्षिण भारत के मंदिरों में नहीं होगा। और दूसरा आमलक, कलश के नीचे वाला भाग और शिखर के ऊपर वाला भाग, इसको बोलते हैं आमलक। क्योंकि दक्षिण भारत के मंदिरों में द्रविड़ शैली में इन दोनों की जगह क्या होगी? स्तूपिका होगी। तो ध्यान रखिएगा, वहां तो होती है स्तूपिका, यहां होता है कलश और आमलक। तो कलश और आमलक अपने आप में नागर शैली की विशेषता। दक्षिण भारत में कलश और आमलक का नाम ही नहीं आएगा। रेखीय शिखर अपने आप में जो है वो नागर शैली की विशेषता। फिर आगे चल रहे हैं अपन जो है, फिर आगे जो है चबूतरे पर निर्मित मंदिर। चबूतरे पर निर्मित मंदिर चबूतरे पर निर्मित मंदिर। और चबूतरे को क्या बोलते हैं? जगती ओब्लिक अधिष्ठान। तो ये हो गया चबूतरे पर निर्मित, मतलब कि नागर शैली के मंदिर चबूतरे पर बने हुए हैं, जबकि हम देखेंगे द्रविड़ शैली के मंदिर चबूतरे पर नहीं बने हुए हैं। तो ये सिर्फ नागर शैली की विशेषता है कि अगर किसी मंदिर का निर्माण चबूतरे के ऊपर किया गया है और जिसके ऊपर आप सीढ़ियां चढ़ सको, जब आप जाओगे तो आपको सीढ़ियां चढ़ना पड़ जाए यूं, तो सीढ़ियां और प्लस चबूतरा। आप देखेंगे उत्तर भारत में आज ये मंदिर जो है, अपने जो भवन बनते हैं, मकान बनते हैं, उसके ऊपर उसको बोलते हैं अपन सीढ़ी, कुर्सी बोल देते हैं। तो कुर्सी के ऊपर मकान बने हुए हैं। वैसे ही उत्तर भारत में प्रत्येक मंदिर का निर्माण जो है वो चबूतरे पर है, और उस चबूतरे को बोलते हैं जगती और अधिष्ठान। तो अगर मंदिर का निर्माण किसी चबूतरे पर किया गया है, इसका मतलब ये नागर शैली की विशेषता है। फिर आगे देखते हैं और विशेषता जो है अभी मिल जाएगी लिखी हुई, जो आपको इस तरह से जो है आगे देख रहे हैं अपन। ये तो चबूतरे पर हो गया। प्रवेश द्वार, सामान्य प्रवेश द्वार,
और सामान्य प्रवेश द्वार को बोलते हैं तोरण। तो अब देखिए कि मंदिर में जाने के लिए गेट रहेगा, उसको बोलते हैं एंट्री गेट, प्रवेश द्वार, और उस प्रवेश द्वार को नागर शैली में उसके लिए जो शब्द यूज किया गया वह है तोरण द्वार, तोरण जो है। और दक्षिण भारत में उसको क्या कहा गया, गोपुरम। तो अगर प्रवेश द्वार बिल्कुल सामान्य है, कोई बहुत बड़ा नहीं, अगर भव्य है, बहुत सारा है, तो उसको बोलते हैं गोपुरम, जो कि द्रविड़ शैली की विशेषता। आगे देखेंगे तो सामान्य प्रवेश द्वार ये जो है ये किसकी विशेषता, नागर शैली की विशेषता। फिर आगे चलेंगे अपन, आगे जाकर के जो है प्रवेश द्वार पर जो है, प्रवेश द्वार पर गंगा यमुना की मूर्तियां, गंगा यमुना की मूर्तियों का निर्माण, मूर्तियों का निर्माण, प्रवेश द्वार पर गंगा यमुना मूर्तियों का निर्माण, गंगा जमुना या गंगा यमुना मूर्तियों का निर्माण, मतलब कि जैसे आप जाओगे मंदिर में, नागर शैली के मंदिर में, तो अगर आप जाओगे तो आपको गेट के बाहर दोनों तरफ जो है वो गंगा यमुना की जो है मूर्तियों का निर्माण मिलेगा, या कोई पशु पक्षियों का निर्माण मिलेगा, कोई हाथी होगा, कोई बैल होगा, कोई शेर होगा इत्यादि जो है। तो गंगा यमुना की मूर्तियां हैं उस काल की, या कोई पशु की मूर्ति है, तो वो है नागर शैली की विशेषता। जबकि आप दक्षिण भारत में जाओगे अगर, तो दक्षिण भारत में द्वारपाल मिलेंगे बाहर गेट पे, तो द्वारपाल है तो इसका मतलब वो द्रविड़ शैली की विशेषता। अब देखिए यहां पर प्रवेश द्वार पर गंगा यमुना की मूर्तियों का निर्माण, ये नागर शैली की विशेषता है, ध्यान रखिएगा। फिर आगे उसी क्रम में और विशेषता के ऊपर अपन चल रहे हैं। चार दीवारी का अभाव, मंदिर के चारों ओर, मंदिर में विशाल प्रांगण का अभाव, विशाल प्रांगण का अभाव, अभी बता रहा हूं इसका मतलब। फिर इसके बाद मंदिर के चारों ओर, मंदिर के प्रांगण में तालाब व जलाशय का अभाव, जलाशय का अभाव। फिर आगे मंदिर के चारों ओर चार दीवारी का अभाव, चार दीवारी का अभाव। अब देखिए ये भी बहुत महत्वपूर्ण बात है। कैसे कि मंदिर में विशाल प्रांगण का अभाव। उत्तर भारत के जो नागर शैली के मंदिर बने हुए थे उस समय, नागर शैली के मंदिर, जिस समय नागर शैली आई थी उस समय मंदिर में कोई बहुत बड़ा प्रांगण नहीं था। प्रांगण का मतलब मंदिर में खाली स्थान, जगह जो है उसको बोलते हैं विशाल प्रांगण। ये विशाल प्रांगण ये द्रविड़ शैली की विशेषता है। आप द्रविड़ शैली के मंदिरों में जाओगे तो पहले मंदिर में जाने से पहले आपको बहुत बड़ा जो है चारों तरफ बाउंड्री मिलेगी और बिल्कुल विशाल प्रांगण मिलेगा, बहुत सारे खाली स्थान मिलेगा, उसको बोलते हैं प्रांगण। तो विशाल प्रांगण का अभाव ये नागर शैली की विशेषता। अगर विशाल प्रांगण है ये द्रविड़ शैली की विशेषता। मंदिर के प्रांगण में तालाब और जलाशय का अभाव। आपने देखा होगा बहुत सारे मंदिर के अगल बगल में तालाब या जलाशय बना होता है, यह द्रविड़ शैली की विशेषता है। उत्तर भारत के नागर शैली के मंदिरों में तालाब और जलाशय का निर्माण नहीं होता है, ठीक है। तो तालाब और जलाशय अगर है तो ये दक्षिण भारत की शैली है, यानी कि द्रविड़ शैली है। तालाब जलाशय नहीं है मतलब ये नागर शैली है। तो नागर शैली के मंदिरों में तालाब और जलाशय का निर्माण नहीं किया गया। फिर दूसरा, मंदिर के चारों ओर चार दीवारी का अभाव। तो अब देखिए मंदिर का मतलब मंदिर नहीं, मंदिर के चारों ओर अगर विशाल प्रांगण है तो चारों तरफ घेर करके उसको चारों तरफ बाउंड्री बना रखी, जैसे मकान के बनाते अपन, बाड़ाबंदी जो होती है, ये द्रविड़ शैली की विशेषता है। आप वहां जाओगे तो मंदिर से पहले ही खाली जगह आएगा, चारों तरफ चार दीवारी लगी होगी और जलाशय बना होगा। तो ये तीनों चीजों का अगर अभाव है तो ये नागर शैली की विशेषता। मतलब नागर शैली में तालाब और जलाशय का निर्माण नहीं होता है, नागर शैली में विशाल प्रांगण नहीं होता है, और नागर शैली में जो है वो क्या नहीं होता है, चार दीवारी का अभाव होता है। तो ये जो है ये क्या है, नागर शैली की विशेषता है। तो इसी को देख लीजिए, जो मैंने बोला कि नागर शैली में जो है एक तो शिखर होता है, छत होती है, छत या तो समतल होगी या शिखर होगा नागर शैली में। नागर शैली में जो गर्भगृह जो बना होगा वो वर्गाकार बना होगा। नागर शैली में ऊपर कलश और आमलक होगा। नागर शैली में जो है वो क्या किया होगा कि नागर शैली के अंदर जो है वो विशाल प्रांगण का अभाव होगा। नागर शैली में जो है विशाल चार दीवारी का अभाव होगा। नागर शैली में तालाब और जलाशय का अभाव होगा। नागर शैली में प्रवेश द्वार जो होगा सामान्य होगा, जिसको तोरण बोलते हैं। नागर शैली में प्रवेश द्वार के दोनों तरफ जो है वो गंगा यमुना की मूर्तियों का निर्माण किया होगा या पशु पक्षियों का निर्माण किया होगा।
नागर शैली में जो है वो क्या है कि मंदिर का निर्माण चबूतरे पर किया होगा, जिसको जगती और अधिष्ठान बोलते हैं। अगर चबूतरा नहीं है इसका मतलब द्रविड़ शैली की विशेषता। अभी देखेंगे आगे जो है, तो नागर शैली की विशेषता यह है जो मैंने बताया आपको। नागर शैली के मंदिरों की विशेषता वर्गाकार गर्भगृह, ये मैंने बता दिया अभी बोल करके आपको। मंडप का प्रयोग स्तंभ युक्त आधारित बरामदा, तो मंडप तो दक्षिण भारत में भी है और उत्तर भारत में भी है, लेकिन मंडप का प्रयोग जो है स्तंभ युक्त बाधा, ये भी मंडप है। सपाट और समतल छत का प्रयोग, सपाट और समतल छत। दक्षिण भारत के मंदिरों में कभी भी आपको सपाट और समतल छत नहीं मिलेगी, आपको पिरामिड नुमा मिलेगी। लेकिन अगर छत या तो सपाट है या प्लस रेखी है, वो हो गया शिखर का प्रयोग, जिसे रेखा शिखर कहा जाता है। तो यानी कि छत जो है या तो आपको यूं मिलेगी छत जो है, और यहां प्लस यूं मिलेगी आपको, जो मैंने बताया आपको इस तरह की आकृति। तो ये जो है ये है रेखा शिखर और ये है समतल छत जो है, ठीक है। फिर आ गया मंदिर निर्माण में चबूतरे का प्रयोग। अगर चबूतरे पर मंदिर बना हुआ इसका मतलब जो है वो नागर शैली में। प्रवेश द्वार पर गंगा यमुना की मूर्तियों का प्रयोग, बिल्कुल सही है। अगर प्रवेश द्वार पर गंगा और यमुना की मूर्तियां बनी हुई इसका मतलब वो नागर शैली की विशेषता है। मंदिरों में देवी देवताओं की मूर्तियों का प्रयोग, ये तो दक्षिण भारत में भी है और यहाँ पर भी है, लेकिन सबसे पहले नागर शैली की विशेषता थी कि देवी देवता, बहुत सारी देवी देवताओं का प्रयोग जो है। सामान्य प्रवेश द्वार, और इसको क्या बोला गया था, तोरण। तो सामान्य प्रवेश द्वार उसको बोला गया तोरण जो है। तो ये जो है वो नागर शैली की विशेषता। अब देखिए ये है नागर शैली, आपको दिख जाएगा इससे नागर शैली जो है, मैंने बताया ये हो गया चबूतरा ये हो गया चबूतरा, लिखा हुआ वहां पर चबूतरा, यहां से और समझ में आ जाएगा आपको। ये तो हो गया चबूतरा, चबूतरा ये हो गया जिसको जगती और बोलते हैं। इसके अलावा ये हो गया प्रवेश द्वार, यहां पर अगर आप एंट्री करेंगे तो ये हो गया प्रवेश द्वार, प्रवेश द्वार ये हो गया, ठीक है। ये हो गया मंडप, स्तंभ युक्त आधारित मंडप, ये हो गया मंडप जो है, मंडप ये हो गया। यहाँ पर जो ये जो दिख रहा है आपको, इसको मंडप बोलते हैं, इसको मंडप, लेकिन ये अर्ध मंडप हो गया, छोटे छोटे मंडप हो गए। मूल मंडप जो है वो ये हो गया। यहाँ पर ये जो है ये हो गया कलश, यहाँ पर इसको बोलते हैं कलश। और यहाँ ये जो आकृति है इस तरह की आकृति, इसको बोलते हैं आमलक, आमलक लिखा हुआ आमलक। इसको बोलते हैं शिखर, शिखर। यहां से लेकर के और यहां तक का ये जो भाग है इसको बोलते हैं शिखर, ये जो पूरा है शिखर, इसको रेखा शिखर भी बोलते हैं, रेखा शिखर, रेखा शिखर। ये जो मंदिर यहां पर जो मुख्य देवता की मूर्ति है ये है गर्भगृह, लेकिन ये कौन सा है, वर्गाकार गर्भगृह, वर्गाकार गर्भगृह, गर्भगृह, वर्गाकार गर्भगृह, ध्यान रखिएगा। तो इस प्रकार, और ध्यान रखना ये चारों तरफ इसके विशाल जैसे मान लो अगर यही दीवार होती ऐसे यहां से चारों तरफ, इसको बोलते हैं विशाल प्रांगण। इसके चारों तरफ दीवार होती इसको बोलते हैं चार दीवारी। और इसे मंदिर के इस जगह पर कहीं पर भी जो है अगर जलाशय होता तो वो होता था जलाशय। तो इस प्रकार ध्यान रखना, ये नागर शैली की विशेषता है। नागर शैली की विशेषताओं में हमने वर्गाकार गर्भगृह देखा है नागर शैली की विशेषताओं में जो है। इसके अलावा हमने जो है वो रेखा युक्त शिखर देखा या समतल छत देखी है। कलश और आमलक नागर शैली की विशेषता है। स्तंभ युक्त आधारित बरामदा, ये मंडप, ये भी नागर से, हालांकि मंडप शब्द जो है वो द्रविड़ शैली का है, लेकिन स्तंभ युक्त बरामदा ये जो है नागर शैली की विशेषता है, ये द्रविड़ शैली की भी है मान लीजिए। इसके अलावा जो है विशाल प्रांगण, ये नागर शैली की विशेषता नहीं है। चार दीवारी का निर्माण नागर शैली की विशेषता चार नहीं है, चार दीवारी का अभाव यह होगा। जलाशय और बांध का निर्माण नागर शैली की विशेषता नहीं है, जलाशय और बांध का अभाव ये नागर शैली की विशेषता, ठीक है। प्रवेश द्वार, सामान्य प्रवेश द्वार ये नागर शैली की विशेषता है। और मंदिर का निर्माण चबूतरे पर किया गया ये नागर शैली की विशेषता है। तो नागर शैली की विशेषता है, इसी के आधार पर हम द्रविड़ शैली की विशेषताओं को देखेंगे, ठीक है। तो ये हो गया नागर शैली की विशेषताएं मंदिर में। अब देखिए पंचायतन शैली, आगे जो है मैंने बताया कुछ विशेषता ऐसी थी, अब आगे जो है कुछ विशेषता ये हो गई मंदिर में पंचायतन शैली का प्रयोग। अब पंचायतन शैली ये नागर शैली की विशेषता है, ध्यान रखिएगा। पंचायतन का मतलब क्या हो गया, ऐसे अगर आप पंचायतन देखोगे मतलब कि मान लीजिए ये कोई मंदिर का भाग है, यहाँ पर मुख्य देवता के मंदिर है और चार मंदिर, एक मंदिर यहाँ बना हुआ छोटा मंदिर, एक मंदिर यहाँ बना हुआ और एक मंदिर यहाँ बोलता, इसको बोलते हैं पंचायतन शैली। कि कोई भी मंदिर में जो है एक मुख्य देवता होता है बीच में और उसके चारों ओर, चारों दिशाओं में, चारों कोने में जो है उसके सहायक देवताओं की मंदिर होते हैं। वो
इस शैली को बोला जाता है पंचायतन शैली। तो 5 मंदिर है इसलिए पंचायतन शैली, और ये सिर्फ नागर शैली की विशेषता, दक्षिण द्रविड़ शैली की विशेषता नहीं है। तो पंचायतन शैली किसे कहते हैं, वही है मंदिरों में पंचायतन शैली का प्रयोग। इसके अंतर्गत मुख्य देवता का मंदिर बीच में तथा उसके चारों ओर 4 छोटे सहायक मंदिरों का निर्माण किया जाता है। तो इसको बोलते हैं पंचायतन शैली। ये भी नागर शैली की विशेषता, ये मैंने बता दिया। मंदिर में विशाल प्रांगण एवं चारों ओर 4 दीवारी का अभाव। अगर विशाल प्रांगण का अभाव है, 4 दीवारी का अभाव है, इसका मतलब वो मंदिर जो है नागर शैली में बना हुआ है। अगर प्रांगण है और जलाशय हैं, 4 दीवारी है, इसका मतलब वो द्रविड़ शैली में बना हुआ है। तो ध्यान रखिएगा, अभी आगे चल जाएंगे द्रविड़ शैली। नागर शैली के मंदिरों का निर्माण। अब देखिए, नागर शैली के मंदिरों का निर्माण उत्तर भारत में हुआ, और उत्तर भारत में जितने भी राजवंश हुए सबने जो है वो नागर शैली के मंदिर बनाए। जैसे कि गुप्त काल में नागर शैली के मंदिर बने। पहली बार नागर शैली के मंदिरों का निर्माण गुप्त काल में ही हुआ, ध्यान रखिएगा। तो गुप्त काल में जितने भी मंदिर बने सारे के सारे नागर शैली में बने। राजपूतों के द्वारा कहीं पर भी उत्तर भारत में कहीं पर भी जो मंदिरों का निर्माण कराया गया वो जो है वो नागर शैली में बने। राजस्थान में जितने भी मंदिर बने नागर शैली में बने। इसके अलावा देखेंगे अपन खजुराहो, चंदेल शासकों ने खजुराहो में जो मंदिर बनाए सबके सब नागर शैली में बने। पाल वंश के राजाओं ने जो है नागर शैली में मंदिर बनाए। गुजर प्रतिहारों ने जो है नागर शैली में मंदिर बनाए। मतलब कि मध्य प्रदेश में, गुजरात में, एमपी में, उत्तर प्रदेश में, बिहार में, बंगाल में, उड़ीसा में, पूरे के पूरे उत्तर भारत में हिमालय से लेकर के विंध्याचल पर्वत तक जितने भी मंदिरों का निर्माण हुआ सबके सब जो है वो किस में बने हुए हैं, नागर शैली में बने हुए हैं। तो वही बात है, कोई भी नाम आ जाए, आपको पता है कि ये मंदिर पूछ रहा है और ये गुजरात विंध्याचल पर्वत से ले एमपी, गुजरात, एमपी इत्यादि में है, राजस्थान, पंजाब यहाँ पर है, इसका मतलब वो कौन सी शैली में बना होगा, वो बना होगा नागर शैली में। कहीं पर भी आ जाए बिना सोचे समझे कर देना आपको। नागर शैली के मंदिरों का निर्माण, नागर शैली में मंदिरों का निर्माण संपूर्ण उत्तर भारत में किया गया। जैसे गुप्त काल में सारे मंदिर जो है वो नागर शैली में बने। अभी देखेंगे गुप्त काल के मंदिर अलग से। चंदेल शासकों द्वारा जो भी मंदिर बनाए गए, बंगाल और उड़ीसा में निर्मित मंदिर राजपूत शासकों द्वारा निर्मित, मतलब मध्य प्रदेश में, गुजरात में, बिहार में, झारखंड में, छत्तीसगढ़ में, उड़ीसा में, बंगाल में, पंजाब में, राजस्थान में जितने भी मंदिरों का निर्माण हुआ सबके सब किस शैली में बने हुए हैं, नागर शैली में। तो आपको इतना ध्यान होना चाहिए, कोई भी मंदिर का नाम पूछ ले और आपको पता है कि यूपी महाराष्ट्र यहाँ पर है तो आप बिना सोचे समझे क्या कहोगे, ये नागर शैली में बना हुआ है। ठीक है। अब कुछ मंदिर है जो है नागर शैली के विख्यात मंदिर जो है, कुछ मुख्यात मंदिर है। तो नागर शैली का सबसे विख्यात, सबसे सर्वश्रेष्ठ मंदिर जो माना जाता है वो माना जाता है लिंगराज मंदिर। भुवनेश्वर का लिंगराज मंदिर जो है, तो भुवनेश्वर का लिंगराज मंदिर नागर शैली में निर्मित सर्वश्रेष्ठ मंदिर है। तो ध्यान रखिएगा, बाकी और मंदिर सब नागर शैली में बने हुए हैं। कोणार्क का सूर्य मंदिर हो गया, पुरी का जगन्नाथ मंदिर हो गया, चंदेल शासकों द्वारा निर्मित खजुराहो में मंदिर हो गया, खजुराहो के मंदिर हो गए, कंदरिया महादेव का मंदिर हो गया, मोडेरा गुजरात का सूर्य मंदिर हो गया, दिलवाड़ा के जेल मंदिर हो गए। सारे के सारे मंदिर जो है किस में बने हुए हैं, नागर शैली में बने हुए। लेकिन नागर शैली का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण जो है वो कौन सा है, भुवनेश्वर का लिंगराज मंदिर जो कि उड़ीसा में, तो उसी को बोलते हैं नागर शैली का सर्वश्रेष्ठ मंदिर। तो आपको इतना ध्यान रखना कि नागर शैली का सर्वश्रेष्ठ, इसके अलावा द्रविड़ शैली का सर्वश्रेष्ठ और बेसर शैली का सर्वश्रेष्ठ मंदिर कौन सा है, तो नागर शैली का सर्वश्रेष्ठ मंदिर ये है। बाकी और मंदिर ये है, कोणार्क का सूर्य मंदिर, पुरी का जगन्नाथ मंदिर, खजुराहो के मंदिर, दिलवाड़ा के जेल मंदिर, मोडेरा का सूर्य मंदिर। ठीक है, इनका चित्र देख लीजिए आप कि कौन कौन सा मंदिर कहाँ है। ये हो गया भुवनेश्वर का लिंगराज मंदिर, हमने कहा नागर शैली का सर्वश्रेष्ठ मंदिर है, दोनों ही भुवनेश्वर है। देख लीजिए ये शिखर जो है इस तरह से आ गया, ये देखिए चबूतरे पर निर्माण, ये रहा चारों तरफ चबूतरा जो है उसके ऊपर निर्माण किया गया, इसके बहुत सारे क्षेत्र, बहुत सारा प्रांगण नहीं है इसमें। तो भुवनेश्वर का लिंगराज मंदिर नागर शैली का सर्वश्रेष्ठ मंदिर है। तो ये है भुवनेश्वर का लिंगराज मंदिर। ये जो है कोणार्क का सूर्य मंदिर, ये कोणार्क का सूर्य मंदिर, इसमें भी चबूतरा बना हुआ, देखिए ये देखिए शिखर ऐसे बना हुआ, तो ये सामने जो है वो मंडप बना हुआ। तो इस तरह से जो है ये कौन सा हो गया, कोणार्क का सूर्य मंदिर हो गया, उड़ीसा में स्थित हो। पुरी का जगन्नाथ मंदिर, ये भी जो है उड़ीसा में, तो ये पुरी का जगन्नाथ मंदिर हो गया। ये जो है आपको मैप चित्र दिखाई दे रहा है, ये पुरी का जगन्नाथ मंदिर हो गया। इसके अलावा जो है ये खजुराहो के मंदिर हो गया, कंदरिया महादेव का मंदिर हो गया। ये देखिए खजुराहो के मंदिर, ये खजुराहो के मंदिर है। तो कंदरिया महादेव का मंदिर जो खजुराहो में चंदेल शासकों द्वारा बनाया गया, ये भी नागर शैली में। इसके अलावा दिलवाड़ा के जेल मंदिर, ये भी जो है वो क्या है, दिलवाड़ा के जेल मंदिर।
तो किसने बनवाया ये अपन अभी नहीं पढ़ रहे हैं, अलग से पढ़ेंगे उसको कि कौन सा मंदिर किसने बनाया, वो नहीं पढ़ रहे डिटेल से। अभी आपको देखना है कि ये मंदिर नागर शैली में बने हुए हैं। तो ये हो गया दिलवाड़ा के जल मंदिर। और गुजरात में मोढेरा का सूर्य मंदिर, ये कहाँ पर है, गुजरात में। तो मोढेरा का सूर्य मंदिर ये गुजरात में, ठीक है। तो ये कुछ मंदिर है। अब देखिए, मैंने ये बताया आपको अभी अभी कि उत्तर भारत के सारे मंदिर जो है वो किस शैली में बने हुए हैं, नागर शैली में। लेकिन सिर्फ एक अपवाद है इसका, और वह है ग्वालियर का तेली मंदिर। तो ग्वालियर का तेली मंदिर एकमात्र ऐसा मंदिर है जो उत्तर भारत में होते हुए भी द्रविड़ शैली में है। बस ये याद रखना आपको बिल्कुल। एक तो ये बात याद रखना कि नागर शैली का सर्वश्रेष्ठ मंदिर कौन सा है, भुवनेश्वर का लिंगराज मंदिर। एक ये बात अपवाद याद रखना कि उत्तर भारत में होते हुए भी जो है वो ग्वालियर का तेली मंदिर जो है वो द्रविड़ शैली में बना हुआ। तो ध्यान रखना, हमने कहा था अभी अभी कि उत्तर भारत के सारे मंदिर जो है वो नागर शैली में बना हुआ, लेकिन उसका एक ही अपवाद है और वह है ग्वालियर का तेली मंदिर। तो ग्वालियर का तेली मंदिर जो है वो उत्तर भारत में है, लेकिन बना हुआ किस में है, वो बना हुआ द्रविड़ शैली में। उसकी छत जो है वो द्रविड़ शैली में बने हुए। यही आ गया, नोट करके मैंने लिख दिया, इस बात को याद रखना आप कि ग्वालियर का तेली मंदिर उत्तर भारत में स्थित एकमात्र ऐसा मंदिर है। ग्वालियर का तेली मंदिर उत्तर भारत में स्थित एकमात्र ऐसा मंदिर है जो उत्तर भारत में होते हुए भी द्रविड़ शैली में बना हुआ। इस मंदिर की छत पूर्णतः द्रविड़ शैली में। और ये देख लीजिए तेली मंदिर, ये हो गया तेली मंदिर। अब देखिए आप, मैंने क्या बताया था, उत्तर भारत के मंदिरों की क्या विशेषता है, रेखीय शिखर है। तो सब चीजें तो जो है इसमें नागर शैली की, लेकिन देखिए आपको वो दिख रहा है ऐसा, ये ऐसे दिख रहा है, गुबंद जैसा दिख रहा है। और गुबंद नुमा छत जो है किसकी विशेषता, द्रविड़ शैली की। जब द्रविड़ शैली पढ़ेंगे तब मैं बताऊंगा आपको कि पिरामिड नुमा शिखर। अब देखिए पिरामिड जैसा ये बना हुआ है, ये देखिए ऐसा करके पिरामिड नुमा, ये देखिए पिरामिड नुमा ऐसे बना हुआ। और बाकी तो है इसमें, देखोगे आप चबूतरा, ये चबूतरा बना हुआ देख लीजिए आप। तो चबूतरा ये तो नागर शैली की है, लेकिन ये जो पूरी की छत जो है ये द्रविड़ शैली में। इसलिए कहा जाता है कि उत्तर भारत में ग्वालियर का तेली मंदिर एकमात्र ऐसा मंदिर है जो उत्तर भारत में होते हुए भी द्रविड़ शैली में बना। उसकी की पूरी छत जो है ये द्रविड़ शैली में। जबकि हमारे यहाँ छत कैसी थी, ऐसे इस तरह की थी, ये इस तरह की नहीं है, ये पिरामिड बने हुए हैं। तो ये पिरामिड नुमा छत, ये द्रविड़ शैली की विशेषता। तो ध्यान रखिएगा, ये जो है ये एक तरह से जो है वो क्या है, ये ग्वालियर का तेली मंदिर जो है एकमात्र ऐसा मंदिर है उत्तर भारत में जो उत्तर भारत में होते हुए भी नागर शैली में नहीं है, बल्कि वो द्रविड़ शैली में बना हुआ। तो ये हो गई नागर शैली के बारे में। अब अपन देखेंगे द्रविड़ शैली के बारे में। नागर शैली के बारे में हमने देख लिया, अब अपन द्रविड़ शैली के बारे में देखें। तो नागर शैली के मंदिर कहाँ बने, उसकी क्या क्या विशेषता है, प्लस उसके जो है किस किस शासकों के काल में हुआ और कहाँ कहाँ हुआ और कौन कौन सा सर्वश्रेष्ठ मंदिर है और कौन सा अपवाद है, ये हमने देख लिया। अब अपन देख रहे हैं द्रविड़ शैली के बारे में। तो द्रविड़ शैली के मंदिरों के बारे में देख रहे हैं अपन।